राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जंतुओं की विशेषताएं, और विशेषताओं के अंदर हम बात करने वाले हैं भेड़ की नस्लों के बारे में। उम्मीद है आपके पशु परिचर में जो भेड़ की नस्लों से क्वेश्चन आएंगे वो इस वीडियो के बाहर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित आज आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं और उसी को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखो, लिखने का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, बट आपको पूरा फोकस वीडियो में बनाए रखना है, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ना उनको आपको याद करना है, समझना है, किस तरीके से याद करना है। अगर आप पूरा फोकस वीडियो में बनाओगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो गारंटी देता हूं सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखो, यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि भेड़ जो है, भेड़ का जूलॉजिकल नाम क्या होता है। तो भेड़ का जूलॉजिकल नाम है ओविस एरिस। जैसे गाय का क्या था, बोस इंडिकस और बोस टॉरस। भैंस का क्या था, बुबेलस बुबेलिस बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस। बकरी का क्या था, केप्रा हिरकस। सुअर का क्या था, सस स्क्रोफा। मुर्गी का क्या था, गेलस डोमेस्टिकस। ऊंट का क्या था, कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियंस। ठीक उसी प्रकार यहां पर आप लोगों को भेड़ का जूलॉजिकल नाम याद रखना है, ओविस एरिस। देन परिवार, तो परिवार होगा बोवेडी। चाहे वो गाय हो, भेड़ हो, भैंस हो, बकरी हो, सबका परिवार बोवेडी होगा। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 54 54 गुणसूत्र पाए जाते हैं भेड़ के अंदर। और बात करें कि भेड़ की कितनी नस्लें हैं भारत में, तो भेड़ की नस्लें हैं 44। भेड़ों का जो समूह होता है, इस समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखना भेड़ों के समूह को फ्लोक कहा जाता है। और वयस्क जो नर होता है उसे रेम कहा जाता है। ये शब्दावली है जो आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछी जाएगी कि बताइए भेड़ में वयस्क मादा को क्या बोलेंगे, तो आपका आंसर होगा ईब। क्या होगा, ईब। और नर के लिए क्या होगा, रेम होगा। बात करें युवा नर की, युवा नर को बोलते हैं लेम्ब, क्योंकि भेड़ के बच्चे को लेम्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे युवा नर नर लेम्ब हो जाएगा, युवा मादा मादा लेम्ब हो जाएगी, और नवजात, नवजात मानी बच्चा, तो भेड़ के बच्चे को लेम्ब कहा जाता है। और प्रसव क्रिया क्या होगी, लेम्बिंग, क्योंकि लेम्ब बाहर आ रहा है, बच्चा बाहर आ रहा है, तो बच्चे को लेम्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रसव क्रिया क्या होगी, लेम्बिंग। जैसे मैंने आपको बकरी में बताया था कि बकरी में बकरी के बच्चे को किड कहा जाता है, तो बच्चा देने की क्रिया या प्रसव क्रिया किडिंग होती है। जैसे आपने गाय भैंस में देखा होगा कि बच्चे को कॉफ बोलते हैं, तो वहां बच्चा देने की क्रिया काविंग होती है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद प्रजनन क्रिया, भेड़ में जो समागम क्रिया है, प्रजनन क्रिया है, इसे क्या बोला जाता है, मैथुन क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है टपिंग। क्या कहा जाता है, टपिंग कहा जाता है। गर्भकाल अवधि 148 दिन है, और शरीर का तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस, और शोषण दर है 12 से 20 बार प्रति मिनट। देखो, आप लोगों के पास समय कम है क्योंकि पेपर नजदीक है, मेरे पास भी समय कम है, तो सब कुछ लिखा लिखाया है। ज्यादा हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है उन्हीं पे यहाँ पर मैं बात करूंगा। तो मेरा इतना ही आप लोगों से गुजारिश है कि फोकस बनाए रखना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं पेपर में वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर पहले से डाले हुए हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर भेड़ के अंदर नाड़ी की गति कितनी होती है, तो भेड़ में नाड़ी की गति होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट। यौनावस्था 9 से 14 माह। यौनावस्था क्या होती है, जब नर के अंदर शुक्राणु बनने लग जाए, मादा के अंदर अंडाणु बनने लग जाए, ऐसी अवस्था को यौनावस्था कहा जाता है। और ये भेड़ में 9 से 14 माह में स्टार्ट होती है। देन इसके बाद आते हैं मध्य चक्र, कि मध्य चक्र क्या होता है। अब मध्य चक्र क्या होता है ये समझने से पहले आपको मध्यकाल समझना होगा। देखो, मध्यकाल क्या होता है, ऐसा काल जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करे, ऐसे काल को मध्यकाल कहा जाता है। और भेड़ के अंदर ऐसा 1 से 3 दिन तक होता है। अब दो मध्यकाल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है मध्य चक्र। तो याद रखना भेड़ में मध्य चक्र 15 से 18 दिन का होता है, जिसको इंग्लिश में ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। देन अगला क्वेश्चन आता है कि भेड़ के मांस को, यहाँ मान लिखा हुआ है इसको सही कर लेना, मांस, तो भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। जैसे गाय के मांस को बीफ, बछड़े के मांस को व्हील, भैंस के मांस को बफन, ठीक है, बकरी के मांस को चेवन, मुर्गी के मांस को बोलो क्या, चिकन, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है।
फिर आता है भेड़ की पूंछ काटना। भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? तो याद रखना डोकिंग कहलाता है। भेड़ से ऊन उतारना सियरिंग कहलाता है। यह आपने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। और मरी हुई भेड़ से ऊन उतारना पूल्ड ऊल कहलाता है। और आंखों के आसपास की जो ऊन उतारी जाती है भेड़ में, इसे कहा जाता है आईन, क्योंकि आंख के आसपास की ऊन उतारी जाती है। फिर आता है भेड़ का सिस्न, और सिस्न के आसपास की ऊन उतारना क्या कहलाता है? तो याद रखना इसे कहा जाता है रिंगिंग। क्या कहा जाता है? रिंगिंग कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन, तो याद रखना उसका नाम है डोली, जिसको डॉक्टर विल्मुट इयान द्वारा विकसित किया गया था, और इस भेड़ ने 6 बच्चों को जन्म भी दिया था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना अविकानगर, मालपुरा टोंक, राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई है। फिर बात करें कि हमारे भारत में भेड़ों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 74.26 मिलियन है। और भारत में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। तो यहाँ आप लोगों से राजस्थान का स्थान पूछा जा सकता है, तो याद रखना 4th है। कौन सा है? 4th है। जैसे गाय का 6 है, गाय में सबसे सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, ऐसे ही भेड़ें सर्वाधिक तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। फिर आता है कि सर राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ मिलेगी? तो बाड़मेर में मिलेगी, फिर जैसलमेर, फिर पाली, फिर बीकानेर। और राजस्थान में न्यूनतम भेड़ आपको मिलेगी बांसवाड़ा में। बट बात करें कि राजस्थान के अंदर भेड़ों की संख्या कितनी है, तो 7.9 मिलियन है। ये आपका सारा का सारा डेटा हो गया। फिर बात आती है कि सर भेड़ की नस्लें कितनी हैं, तो याद रखना भेड़ की नस्लें वैसे तो 44 है, बट राजस्थान के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 भेड़ की नस्लें हैं जो आपको पढ़ाई जाएगी। मैंने ट्रिक से भी याद करवाई थी कि मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर में गए हो, ये ट्रिक आपको पहले बता रखी है और उससे आपको भेड़ की नस्लें याद करवा रखी है। बट यहाँ पर एक एक भेड़ की नस्ल के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, और वो भी NCERT आधारित होगा, तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने की कोशिश करना। लिख नहीं पा रहा क्योंकि आपका भी टाइम लगेगा, मेरा टाइम लगेगा, फिर इसमें मिटाने में समय लगता है, तो बस आप देखते हुए चले और समझते हुए चले। बस इतना फोकस बनाए रखें कि सब कुछ आप याद कर पाओ और समझ पाओ। कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना, और कंटेंट वाकई में अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। एक और क्वेश्चन आपका जो बार बार आ रहा है कि आपने सर वो क्लासेस क्यों छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है, और कोई और टीचर हैं जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मुझे कोई नहीं है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहे और समझते रहे, क्योंकि आपका पशु परिचर का पेपर नज़दीक है। 1, 2, 3 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है। आगे बढ़ेंगे, पहली भेड़ के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है मारवाड़ी। अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो मारवाड़ी पाई जाती है। कोई भी नस्ल हो उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना गया, फिर दूसरा उसकी विशेषता से बनता है, थर्ड क्वेश्चन उसकी उपयोगिता से बनता है। उपयोगिता जैसे यहाँ ऊन, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मारवाड़ी के ओरिजिन की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान से इसका ओरिजिन माना गया, और राजस्थान के अंदर ही आपको जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर व सिरोही इन जिलों के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको दिखाई देगी। विशेषताओं की बात करें तो शरीर मध्यम आकार का होता है, चेहरा काले रंग का होता है, तथा जो गर्दन है, ठीक है, ये निचले भाग पर, मतलब काला रंग ऐसे निचले भाग तक फैला हुआ रहता है मारवाड़ी नस्ल के ऊपर, याद रखोगे। और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक यही भेड़ की नस्ल पाई जाती है, करीबन करीबन 50% यही भेड़ की नस्लें आपको मिलेगी। इस भेड़ के कान छोटे होते हैं और अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं। और याद रखना पूंछ पतली व छोटी मध्यम लंबाई की होती है, और नर व मादा दोनों भेड़ों सींग रहित होती है, मतलब ना तो नर में सींग पाए जाते हैं और ना ही मादा में सींग पाए जाते हैं। बात करेंगे, नर का औसत भार 28 से 35 किलो होता है, ठीक है। और हम बात करें लंबाई और ऊंचाई की तो 66 से 70 लंबाई होती है, और 56 से 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और मादा का भार होता है 25 से 30 किलोग्राम। नर का ज्यादा होगा और मादा का कम होता है। शरीर सुगठित होता है, मजबूत होता है, टांगे लंबी होती है, शरीर मजबूत है, जिसके कारण यह नस्ल भेड़ की दूसरी नस्लों की भेड़ की तुलना में अधिक दूरी तय करने में सक्षम है। कारण क्या है? क्योंकि इसकी टांगे लंबी होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है।
राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में स्वस्थ हैं, मतलब स्वस्थ हैं और ठंडे एवं गर्म मौसम सहन करने की इसमें शक्ति पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें काफी अच्छी पाई जाती है। बात करें उपयोगिता, तो याद रखना जो मारवाड़ी भेड़ है इससे हमें 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक सफेद व मोटी ऊन प्राप्त होती है। और इस नस्ल के रेवड़ में जो वार्षिक जीवन दर है वो 90% से भी अधिक पाई जाती है। भार की हमने बात कर ली कि नर का 27 से 36 किलो होता है और मादा का 23 से 30 किलो होता है। अगली आती है चोकला। चोकला एक इंपोर्टेंट ब्रीड है अपने आप में, जिसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से हम जानते हैं, जिसका शरीर मध्यम वर्गाकार होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये वही चोकला है, याद रखना। इसका ओरिजिन राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से माना गया है। शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर और रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। और याद रखना इस नस्ल को स्थानीय भाषा में छापर या शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो मुंह गहरे भूरे रंग का होता है और सिर तथा नीचे आधी गर्दन तक ये रंग फैला हुआ रहता है, ऐसे मतलब भूरा रंग, जैसे मारवाड़ी में काला होता है। शरीर मध्यम एवं वर्गाकार होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। कान छोटे होते हैं और नर और मादा दोनों भेड़ सींग रहित होती है। ना तो मारवाड़ी में सींग पाए जाते हैं और ना ही चोकला में सींग पाए जाते हैं। पूंछ पतली होती है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होती है और इन भेड़ों की लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है, जिससे ये पशु वर्गाकार हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये भेड़ सींग रहित होती है। उपयोगिता, नर का औसत भार 30 से 40 किलोग्राम होगा और मादा का 24 से 32 किलोग्राम होगा और 1.5 से 2.5 किलो सफेद ऊन देती है। मारवाड़ी के बराबर ही चोकला ऊन देती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थर्ड, मालपुरा, जिसे मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान मालपुरा से, मालपुरा तहसील के नाम पर इसका नाम पड़ा है, याद रखना। और इसको मुख्य रूप से मांस के लिए पालते हैं और ये भेड़ें अधिकतर आप लोगों को जयपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी जिलों में देखने को मिलेगी या इनके आसपास वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। देखो यार, आपके पशु परिचर में ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा कि बताइए जयपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी इन क्षेत्र में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मालपुरा होगा। बात करें विशेषताओं की, तो शरीर की बनावट मजबूत और गठिली होती है, शरीर बढ़िया होता है, ठीक है। चेहरा हल्के भूरे रंग का होगा, कान छोटे मुड़े हुए होते हैं और पूंछ पतली और मध्यम लंबाई की होगी। और मुंह, पेट और टांगों पर, ना तो मुंह पर और ना ही पेट पर और ना ही टांगों पर ऊन पाई जाएगी, मतलब ऊन नहीं पाई जाती है। इसके अलावा नर और मादा दोनों सींग रहित है। देखो याद करने का तरीका ये होता है, मारवाड़ी बताई, चोकला बताई और मालपुरा, तीनों सींग रहित है। ना तो नर में सींग पाए जाते हैं और ना ही मादा में सींग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर उपयोगिता की बात करेंगे और उपयोगिता की अगर हम बात करें तो ऊन सफेद और मोटी होती है और मालपुरा से करीबन हमें 1.1 से लेकर 1.6 किलोग्राम ऊन हमें प्राप्त होती है और उस ऊन से नमदे बनाए जाते हैं। नमदे बनाने के लिए इस ऊन को काम में लिया जाता है। नर का जो शरीर भार होता है वो 30 से 34 किलोग्राम होता है और मादा का 25 से 30 किलोग्राम होता है। अगली ब्रीड हमारे पास यहाँ पर आती है जिसका नाम है मेरिनो। अब यार मेरिनो को कौन नहीं जानता, मेरिनो अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड है और इसका ओरिजिन कहाँ से माना गया है, स्पेन से। और ये पूरे विश्व में आपको मिलेगी क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सबसे श्रेष्ठ, मतलब ऊन देने वाली नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ जो है वो मेरिनो है, याद रखना। इसकी विशेषता है ये मजबूत प्रकृति की होती है और विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेती है, इसीलिए आज ये पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। मेरिनो भेड़ों का जो रंग होता है बिल्कुल सफेद होता है, सबसे श्रेष्ठ ऊन होती है और इसका सिर मध्यम आकार का होता है और ऊन से ढक जाता है पूरा का पूरा। देखना आप वीडियोज में आपको दिख जाएगा। जो अगली विशेषता बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है। देखो इसके पहले मारवाड़ी, चोकला और कौन सी देखी हमने, बोलो, हाँ, मारवाड़ी, चोकला और मालपुरा, इन तीनों में सींग नहीं पाए जाते। जबकि हम मेरिनो की बात कर रहे हैं और मेरिनो में हम क्या बात कर रहे हैं कि नर में तो घुमावदार सींग होंगे जबकि मादा सींग रहित होती है। फिर अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इस नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में झुर्रियां या सलवटें पाई जाती है और एक क्वेश्चन पहले भी आप लोगों से पूछा गया है, तो याद रखना ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसके गर्दन और कंधों में और त्वचा में झुर्रियां पाई जाती है। आंसर क्या होगा, मेरिनो होगा। नर में घुमावदार सींग किसकी मुख्य विशेषता है, आंसर होगा मेरिनो। मादा सींग रहित, मेरिनो आंसर होगा। सबसे श्रेष्ठ ऊन, मेरिनो आंसर होगा, याद रखना। बात करेंगे उपयोगिता,
तो उत्तम किस्म और अधिक ऊन उत्पादन के लिए भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है और पूरे वर्ल्ड में से जाना जाता है और एक वर्ष में 5 से 9 किलोग्राम ऊन देती है। याद रखना, एक भेड़ से एक वर्ष में 2 बार ऊन उतारी जाती है और ऊन उतारना सीयरिंग कहलाता है। ठीक है, इस नस्ल की अच्छी किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए भारत सहित कई देशों में संकरण के लिए इसे उपयोग में भी लिया जाता है। अगली ब्रीड आती है कराकुल। अब यार कराकुल के बारे में क्या बात करें। जो कराकुल है ना, इसके मेमनों को कम उम्र में बड़ी बेरहमी से मारकर इनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, इसलिए इसे पाला जाता है। मतलब खाल या पेल्ट के लिए इसको पालते हैं। ऑरिजिन इसका मध्य एशिया से माना जाता है और काफी संख्या में ईरान, इराक, अफगानिस्तान और अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में आपको मिलेगी। ठीक है ना। देखो, भेड़ और बकरी पालन की जो शुरुआत हुई है वो भी ईरान, इराक से हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो इस नस्ल के जो मेंढे होते हैं, नर होते हैं, वो सींग रहित होते हैं, जबकि मादा में सींग पाए जाएंगे और मध्यम आकार की नस्ल है कराकुल। उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल का जो वजन होता है नर का, वो 90 किलोग्राम होता है और मादा का 60 किलोग्राम होता है। मांस के लिए उपयोगी है और इस नस्ल को खास तौर पर पेल्ट के लिए, पेल्ट मानी खाल के लिए पाला जाता है और इनके मेमनों को कम उम्र में मारकर इनसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, जिससे सर्दियों के लिए महंगे महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगली आती है अविवस्त्र और अविकालीन। इन दोनों का जो विकास हुआ है ये CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर टोंक से हुआ है, राजस्थान से हुआ है। याद रखना। और अविवस्त्र जो है ये चोकला का संकरण करवाया गया मैरिनो नस्ल के जो रेम्बुले नर है ना, मेरिनो भेड़ है, उनसे, तब जाकर अविवस्त्र बनी है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो 6 माह की उम्र में 12 किलोग्राम इनका वजन हो जाता है और एक वर्ष में 23 किलोग्राम का इनका वजन देखा गया है। और उपयोगिता, ये एक वर्ष में 2 से 4 किलोग्राम ऊन देती है और इनके मेमनों की जो वार्षिक जन्म दर है वो 93.21% है। फिर अगली अविकालीन। अब जो अविकालीन है ये भी CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर से विकसित की गई है। मतलब वही केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक द्वारा इनको विकसित किया गया है। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं, ठीक है, ये भी एक संकरण नस्ल है। वही रेम्बुले नस्ल के नर मेरिनो भेड़ों का क्रॉस मालपुरा से करवाया, अविवस्त्र में चोकला से करवाया था। और बात करें इनकी ऊन पतली होती है और एक वर्ष की उम्र में इनका शारीरिक वजन 25 किलोग्राम तक देखा गया है। उपयोगिता, तो इन भेड़ों में 6 माह में लगभग करीबन 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन प्राप्त की जाती है और भेड़ों में टपिंग जो दर है ना वो 97.95% है और 81.47 होता है। ठीक है, इनकी ऊन से उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है। क्या? कालीन के लिए याद रखना कौन? अविकालीन। फिर आती है जैसलमेरी, जैसे कि नाम से पता चला होगा अविकालीन। जैसलमेरी की बात करें तो ओरिजिन जैसलमेर से माना गया और जोधपुर, बाड़मेर जिलों में ये पाई जाती है और जैसलमेर इसका जन्म स्थान है, इसीलिए इसका नाम जैसलमेरी रखा गया है। बात करें विशेषता, राजस्थान की अन्य भेड़ की नस्लों में ये अधिक बड़े आकार की है। इसके अलावा शरीर की बनावट सुदृढ़, हष्ट पुष्ट और वर्गाकार है। सिर बड़ा तथा रोमन प्रकार की नाक इसमें पाई जाती है। चेहरा काले रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है और इसके अलावा यह रंग गर्दन के आधे भाग तक यहाँ तक फैला हुआ रहता है। कान लंबे और खंभदार लटके हुए होते हैं और भेड़ों के सींग नहीं पाए जाते हैं। पूंछ मध्यम आकार की होती है। इसके अलावा उपयोगिता पे चलते हैं। उपयोगिता इंपॉर्टेंट है। ऊन सफेद प्राप्त होती है और करीबन वही हमें 1.5 से लेकर और 3.5 किलोग्राम तक ऊन देखने को मिलती है। नर का वजन 32 से 45 किलोग्राम होता है और मादा का 30 से 36 किलोग्राम होता है और मांस के लिए भी इसे पाला जाता है। अब देखो यार, बहुत कम समय में मैंने आप लोगों को भेड़ की 8 नस्लें बताई है, साथ में इसकी शब्दावली भी बताई है। ये कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल NCERT आधारित दिया गया है। इसमें से कोई कंटेंट मेरी तरफ से ऐड नहीं किया गया है, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो जरूर मैंने अलग से आप लोगों को बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो जंतुओं की विशेषताएं हैं, इसमें जो भेड़ वाला टॉपिक था ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस फर्क इतना रहा है कि मैं ऐसे लिख कर पढ़ा नहीं पाया आप लोगों को, बट पहले से अवेलेबल है, देख लेना। बट यहाँ पर मतलब लिखा हुआ कंटेंट मैंने आपको दिया है, बताया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कम समय में इस तरीके का कंटेंट मैं आपको
जो आपका नया सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस जो आपके बचा हुआ है वो यहाँ पर आप लोगों को करवा दिया जाएगा। बट इसमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हाँ, एक और बात, जो भी स्टूडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कैप्टन एग्रो ऐप के ऊपर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे 10 मॉडल पेपर अवेलेबल है जो पशु परिचय को डेडिकेट है। तो उनकी कीमत मात्र 49 रुपये में है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हो। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी करीबन 400 प्लस MCQ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। इस PDF फाइल के लिए कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर ये फाइल आपको मिल जाएगी। तो इस क्लास का समापन हम यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया है समझ में आया होगा।